आपके डांस सीखने तक का, आपके बच्चे को मंच पे ले जाने तक का सारे खर्च की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर आपका बच्चा बेटर परफॉर्मेंस करेगा तो आपको घर पे भी खर्चा देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो डांस तो हमारा शौक था, हमने उसको अपना लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य बनाने के बाद हमें कुछ बच्चे ऐसे दिखे, जैसे कि आपने देखा वो सर्कस में या खेल में या रोड पर रिंग घुमा रहे हैं, कभी उस पर चल रहे हैं, तो मैंने कहा टैलेंट तो इनमें भी है। अब इनके लिए हम क्या करें? तो जीवन में चुनौतियां, जैसे कि मैं डांस जब कर रहा था तो मुझसे लोग कहते थे अबे यार डांस नाचने वाला बनेगा क्या, लेकिन उनको नहीं पता। और जबकि जब ये शब्द कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है ना, तो लगता है कि यार ये इन्होंने डिग्री तो ले ली, इनको सभ्यता नहीं आई। तो डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकता है आपको फिट रखने के लिए। आप चाहे तो फिटनेस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। आज ये मेहनत सफल हो रही है कहीं ना कहीं। जब कहते हैं ना, एक होता है कि आजकल क्या चल रहा है, सोर्स अपना नाम लिखवाओ जबरदस्ती और अवार्ड लो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने आप को नए मंच प्रदान करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जो कि अपने लिए नहीं दूसरे लोगों को मंच प्रदान करने का काम करते हुए आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर मिस्टर देवराज राजपूत, जो कि एक डांस टीचर हैं, एक सोशल वर्कर हैं और एक वेलफेयर सोसाइटी के ओनर भी हैं, जो कि काम करती है स्लम से बच्चों को निकाल कर उनको डांस सिखाने का और उनको बहुत बड़े मंच प्रदान करने का। तो स्वागत करते हैं देवराज जी आपका। देवराज जी, थोड़ा सा बताइए कि आपने भी एक डांस टीचर के तौर पर अपनी शुरुआत करी, तो अपनी शुरुआत से लेकर और एक समाज सेवी बनने तक का सफर किस तरह से रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजू गोला जी शो का, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना राजू गोला शो, जो धरातल में जिनकी आवाज को बुलंद करके आगे तक पहुंचा रही है, सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का दिल से आभार करता हूँ। तो देखिए, जो भी हम लोग डांस का जो काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया मैंने जी। एक्चुअली में क्या है कि डांस टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग देखते हैं कि यार टीवी पर देखते हैं हम शो वगैरह, तो हमें लगता है कि यार ऐसा हम भी करें कहीं ना कहीं। तो लेकिन उसको देखते हुए हमें ये भी लगता है कि हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, हम कहाँ से सीखेंगे ये सब। लेकिन जब हमारा ये शौक जुनून में बदलता है जी, तो हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे ही कुछ दौर आए थे मेरी जिंदगी में, तब मुझे लगा मैं डांस नहीं सीख पाऊंगा यार, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और मैं कहीं क्लास भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जिस वर्ग में हम रहते हैं वहां पर ये सब चीजें नहीं अवेलेबल हो पाती है। तो फिर मैंने देखा कि यार टीवी पर इतना अच्छा डांस करते हैं, तो वैसे ही घर पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना, देख देख कर टीवी को देखते देखते। तो हमने देखा, और फिर उसके बाद हमें ये शो में जब जैसे डांस इंडिया डांस चालू हुआ, उसके माध्यम से लगा कि यार हमें भी यहाँ तक पहुंचना है, या फिर इनको देख के हमें भी एक डांसर बनना है। ऐसा हमारे कीड़ा अंदर जगा। तो हमने देखा कि यार सभी लोग डांस कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे ऐसे कुछ मित्र हमें मिले, उन्होंने कहा भाई तुम डांस कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं डांस कैसे सीखूंगा। कि यार आजकल तो दुनिया गूगल पे यूट्यूब पे बहुत कुछ सीख सकती है अगर आपके अंदर जुनून है तो। मेरे दोस्त ने मुझे यूट्यूब चलाना सिखाया। यूट्यूब चलाने के बाद पता चला कि भाई देखो, जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने यूट्यूब पर देखा यार, वहाँ पर डांस वीडियो में जैसे कुछ डालो तो डांस के स्टेप भी सिखाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक साइबर कैफे था, वहाँ पे 15 रुपये चार्ज लगता था 1 घंटे का। अच्छा। तो हम जो 15 रुपये हमें खाने पीने के लिए मिलते थे, हम उनको वहाँ व्यस्त करते थे और वीडियो कॉपी कर करके रखते थे और डेली एक वीडियो देखते थे। अब हम तो देखते देखते कर गए उनको डांस, और धीरे धीरे मंच भी मिलने लग गया। उसके बाद हमने मन में एक ख्याल आया कि यार चलो, डांस तो हमारा शौक था, हमने उसको अपना लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य बनाने के बाद हमें कुछ बच्चे ऐसे दिखे, जैसे कि आपने देखा वो सर्कस में या खेल में या रोड पर रिंग घुमा रहे हैं, कभी उस पर चल रहे हैं, तो मैंने कहा टैलेंट तो इनमें भी है। अब इनके लिए हम क्या करें। तो बस उनका दौर देखते हुए तो मैंने ये सोचा कि यार मेरे डांस से समाज में बदलाव आ सकता है, मेरे डांस सिखाने से समाज के बच्चे आगे जा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए तो लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी जीने का काम चालू कर दिया। एक पर्पस मिल गया जीने का आपको। जीने का, जिससे कि वो बच्चे भी मंच पे जा सके, उनको भी मैं सम्मान दिला सकूं, और मेरे सिखाने से अगर कुछ बच्चे समाज के आगे बढ़ते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो 15 रुपए डेली का इन्वेस्टमेंट आज बहुत सारे लोगों को पे ऑफ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी सोसाइटी बनाना, क्या नाम है आपकी ट्रस्ट का सोसाइटी? मेरी सोसाइटी का नाम है स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी। स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। तो मेनली स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी जो है,
कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें वो इंडल्ज रहती है, उन सारे कामों को करती है? देखिए, स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो ये है कि जो गरीब कलाकार होते हैं या अगर स्लम कह लीजिए उन्हें, जिनके पास कोई साधन नहीं होता, जिनके पास कोई ट्रेनर नहीं होता, जिनके पास कुछ भी जगह नहीं होती सीखने के लिए, ऐसे बच्चों के लिए निरंतर काम करती है स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी। जैसे कि उनको फ्री डांस सिखाना, ठीक है, उनको फ्री मंच देना, उनको फ्री ले जाना एक जगह से दूसरी जगह तक, ये सब स्लम स्टार का उद्देश्य है। तो इस समय तो बहुत सारा पैसा भी खर्च होता होगा, बहुत फंडिंग की भी जरूरत होती होगी, तो वो सब किस तरह से फिर मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, जब हम दौर से गुजरे तो हमें पता चला कि पैसा तो लगता है, किसी भी काम में लगता है। आज तक तो पानी के लिए भी पैसा लग रहा है, पीने के लिए जी, है ना। तो पानी के लिए जब पैसा लग रहा है तो सोचो, एक डांस ट्रेनर को फीस भी देनी होती है, ठीक है, मंच पे जाएंगे तो उसकी ऑडिशन फीस देनी होती है, बिल्कुल देनी होती है। लेकिन इसी कारण ट्रांसपोर्टेशन का भी लगता है, कहीं पे जाने का जी। इसी कारण जो गरीब कलाकार होते हैं, जो स्लम कलाकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा है वो पीछे रह जाते हैं जी। बिल्कुल। तो उन्हीं को देखते हुए ये मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे बच्चों के लिए दिन रात काम करूंगा और उनको आगे एक प्लेटफॉर्म दूंगा। और आज कई बच्चे ऐसे हैं जो मंच पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, जब वो कभी एक पुलिस वाले से डरते थे देख के कि पुलिस वाला आ गया, आज वो एसडीएम डीएम के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। वाह। आपको भी बहुत सारी जगहों पे सम्मान मिले, आपको भी कई सारी जगहों पे सम्मानित किया गया, हमने देखे बहुत सारी पिक्चर्स, तो थोड़ा उनको बताइए कि किस तरह से वो सम्मान मिलने की एक शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुंचे आप? देखिए, सबसे पहले जो मुझे सम्मान मिला एक कॉलेज में मिला था, जो हमारे एक सर हैं, IRS हैं, अमरपाल सिंह लोधी जी, जिन्होंने, मतलब उनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मेरा सम्मान किया, एक माला जब मेरे गले में उन्होंने डाली, IRS हैं वो, तब मुझे लगा कि यार मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। उनका एक आशीर्वाद मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे भी यार कुछ ऐसा करना है कि हाँ, समाज के प्रति जो लोग कहें, देखो फिल्म का हीरो तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे रियल लाइफ का हीरो बनना था लोगों को, तो मुझे वही काम करना था। तो उस माला को मैंने एक आशीर्वाद समझ के रख लिया और आज उसी माला से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो क्या हम ऐसा कुछ बोलें कि वो आपके लिए एक प्रेरणा बने, एक इंस्पिरेशन बने? बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई जैसे ये आगे लोगों को बढ़ा रहे हैं, मैं भी कुछ करूं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगेन हमारा वो वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, वो कहीं उसका आंसर प्रॉपर अभी नहीं आ पाया कि ये सारी फंडिंग का फिर किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जहां पर भी ऐसी वेलफेयर एसोसिएशन या सोसाइटीज की बात आती है तो बहुत बार पैसों के ऊपर भी बातचीत होती है। कई बार बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी चीजें देखने को मिली कि भाई पैसा प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता, तो आप फिर किस तरह से इन चीजों को करते हैं? हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। और कोई भी सोसाइटी क्या कोई भी काम कर लो, पैसा तो आना ही होता है कहीं ना कहीं से। तो जैसे कि आपने मेरा सुना होगा कि मैं गरीब बच्चों को फ्री डांस सिखाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा, है ना, जो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो भाई हम लोग जो जगह ले रखी है हमने डांस क्लास, वो रेंट पे, उसका रेंट भी निकालना है हमें। हम सिर्फ गरीब बच्चों के लिए फ्री करते हैं। अब सबके लिए फ्री कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? सही बात है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी जैसे वेडिंग कोरियोग्राफी होती है, या मैं एंकरिंग भी करता हूँ, एंकरिंग भी करने जाता हूँ, तो जहाँ से जो फंड आता है ना, उसी फंड से मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूँ। ओके, तो सभी कुछ अपने पास से ही सारी मैं अपने साथ, बाकी जो समाज से भी है हमारे कुछ, वो भी थोड़ा बहुत सहयोग कर देते, जब उनको लगता है कि हाँ यार इस चीज में हमें भी हेल्प करनी चाहिए, तो वो हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो इस बार को भी जरा इस बात को माइंड में रख के चलें कि भाई बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट फील हो, कोई वेडिंग कोरियोग्राफी आपको करवानी है या कोई भी आपको इवेंट करना है, तो आप मिस्टर देवराज को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि वो जो पैसा आपके थ्रू यहाँ पर आ रहा है वो बहुत अच्छी जगह पे यूज़ होने वाला है। थोड़ा सा आगे इस पे बढ़ते हैं। जब आपने इसकी शुरुआत करी होगी, जब आपने प्लान किया कि भाई मैं लोगों को सिखाना शुरू करूँगा इन सारी चीज़ों को, तो शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, कई दिक्कतें भी आएंगी, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, देखिए, चुनौती तो बहुत आती है जब कोई भी हम काम करते हैं, तो देखो सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे, खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल 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 ऐसे होता है ना। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको एक बंदा भी सपोर्ट कर रहा है तो आप उसी सपोर्ट पर ध्यान दीजिए। 9 लोग अगर आपको खींच रहे हैं तो उस पर ध्यान ही मत दीजिए। तो जीवन में चुनौतियां, जैसे कि मैं डांस जब कर रहा था तो मुझसे लोग कहते थे अबे यार डांस नाचने वाला बनेगा क्या, लेकिन उनको नहीं पता। और जबकि जब ये शब्द कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है ना, तो लगता है कि यार ये इन्होंने डिग्री तो ले ली, इनको सभ्यता नहीं आई। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन देखो, आप डांस को नाचने वाला नहीं कह सकते हम। डांस एक कला है, नृत्य है,
इसे भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है ना। तो वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते थे अरे यार डांस में कोई फ्यूचर नहीं है, डांस में कोई आप कुछ नहीं कर सकते हो, डांस में कैसे कमाओगे, डांस से क्या करोगे। तो मैंने कई बार हारा, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था मुझे इस डांस से ही अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और आज वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन गया है कि हाँ वो ज़िंदगी बदल गई डांस से मेरी। आज मैं डांस से ही खाता हूँ, डांस से ही कमा रहा हूँ, डांस से ही मैं कई लोगों के घर चला पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये बात मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगा, अगर आप यंगस्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने सोची हुई हैं, आपके एम्बिशंस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है ड्रीम स्टीलर्स से। हमें हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ड्रीम स्टीलर्स देखने को मिलते हैं जो आपके सपनों को चुरा ले जाते हैं, जो शायद खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब आप उनको करने की कोशिश करते हैं और आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको भी वो सिर्फ यही बता देते हैं भाई इससे कुछ नहीं होगा। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज जिसने जितना सीखा है वो आपको उतना ही बता सकता है। तो जो खुद नहीं कर पाया वो आपको कैसे सिखाएगा। तो आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर पैशन है, जुनून है, अभी बात चल रही थी जुनून है आपके अंदर, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, ऐसा कोई स्किल नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका करियर नहीं बन सकता है। मुझे सिर्फ बोलना पसंद है और आज मेरा वही करियर है। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ एंड आई गो फॉर अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट। राज जी को डांस करना पसंद था, डांस करते हैं, उसी के थ्रू पैसा कमाते हैं। आपको जो कुछ पसंद है वो आपका करियर बन सकता है। अपने पैशन को मत छोड़िएगा, ये आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। बाकी तो कुछ रोजगार होते हैं बस, और रोजगार की हमारे यहाँ आजकल काफ़ी कमी चल रही है। थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। कभी ऐसा कुछ मोमेंट आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार ये हो नहीं पाएगा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ? ऐसा अक्सर आता है जब भी हम कुछ बड़ा करते हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट आया और उससे कैसे अपने आप को ओवरकम किया आपने? देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पागलों की तरह। मेहनत के बाद जब हमें कोई सफलता नहीं मिलती है तो हमारा मन टूट जाता है अंदर से, और हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यहीं पे करते हैं, जब हम टूटते हैं ना तो हमें बस वहीं हार नहीं माननी चाहिए। उसी स्टेप में आपको बस उसी स्टेप में थोड़ा सा और आप कदम आगे करते हो तो आपकी मंजिल आपके पास में होती है। तो कहीं ना कहीं टूटने से पहले आप थोड़ा सा बस यही सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं कि नहीं यार हो पाएगा, हम ही कर पाएंगे इसको, और फिर हम वो कर दिखाते हैं। सफलता बड़ा खेल खेलती है बहुत। वो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी चेकआउट करती है। और आप देखिएगा जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बार आपके किए गए काम आपको कोई भी नतीजे नहीं दे रहे। आपकी सफलता आपको परखना चाहती है, आपको जांचना चाहती है कि आप जो पाना चाहते हैं आप उसके लायक है भी या नहीं है, डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। और आप एक बात को देखिएगा, द लास्ट मोमेंट जहां पे आप बिल्कुल हार चुके होंगे, ये बिल्कुल सच है, आपकी बात मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, जहां पे आप सब कुछ हार चुके होंगे, बोले अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, वो जस्ट उसके आगे ही मौजूद होती है जो आप पाना चाहते हैं। तो बस ऐसी सिचुएशन लाइफ में बन जाए तो आपको इतना काम करना, आप कितने भी बड़े बड़े जितने भी महान या सफल लोग हुए हैं उनकी अगर लाइफ को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो जो अच्छा मोमेंट उनकी लाइफ में आया, जो बेस्ट मोमेंट उनकी लाइफ में आया, उससे पहले सबसे ज्यादा वर्स्ट मोमेंट भी उनकी लाइफ में आए। आप देख सकते हैं जब सुबह होना स्टार्ट होती है तो उससे जस्ट पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। तो अंधेरी रातों से गुजरते रहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और जैसे कि आपको पता ही है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है जी, तो सबसे पहले वो गिरता ही है जी, और गिरने के बाद जैसे भी उठता है तो उठता ही रहता है, उठता ही रहता है, उठता ही रहता है। बिल्कुल आपने सच सही बोला। अगर मैं बोलूं आपकी लाइफ के उन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूं कि लाइफ में ऐसे कौन कौन से मोमेंट आए या पॉइंट आए जिसने आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे दिया, दिशा दे दी, तो किन को काउंट करेंगे आप उसमें? देखिए सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को काउंट करूंगा, क्योंकि एक समय था जब हम बस्ती में रहते थे, तो आजकल आपने एक गेम सुना होगा कंची गोली खेलने वाला, तो उस टाइम पे मैं जब वही खेलता था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझसे बोलते थे कि भाई तू इन बच्चों के साथ क्यों खेलता है, ये सब चीजें, जो तेरे अंदर टैलेंट है उस पर समय देना, स्पोर्ट। तो मैंने वो खेलने कूदने का समय तभी से उस डांस में दे दिया। और यकीन मानो मैं वैसे कभी किसी को अपना गुरु नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई मेरे लिए गुरु हैं, क्योंकि उनकी बात मुझे आज तक याद है कि जिस दिन तू कुछ बन जाएगा ना बेटा, उस दिन ये सब लोग तेरी इज्जत करेंगे, तेरे साथ खेलने वाले। तो मैंने वो गेम छोड़ के मैंने अपने इस पैशन में भी सारा समय दे दिया। उनकी बात से ही मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। सोशल मीडिया पे कई लाख फॉलोअर्स हैं आपके जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सिर्फ एक शहर की बात ना करके हम करें तो मेरे ख्याल से देश भर से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। किस तरह से इसकी शुरुआत है, कैसा फील होता है ये सब कुछ, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए? देखिए अगर मैं बात करूँ तो देश विदेश तक भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आज। और
मैं ये नहीं कहूँगा मैंने अकेले सब कुछ किया है, मेरे जो बच्चे हैं साथ में उनकी भी मेहनत है जी। क्योंकि देखिए अकेला एक गुरु कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे भी मेरे लिए इस बीच में खड़े रहे, साथ रहे। जब भी मैं कभी प्रॉब्लम में था तो मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सर आओ आप अकेले देख लो। मेरे साथ हमेशा उन्होंने हौसला बढ़ाया और मेरे साथ लगे रहे वो भी, क्योंकि वो भी गरीब परिवार से है, लेकिन साथ खड़े रहना बहुत बड़ी बात थी उनकी। जी बिल्कुल। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, हमने कभी भी जैसे हमने देखा कि राधा रानी के ऊपर हम लोगों ने डांस स्टार्ट किया बनाना वीडियो, तो लोगों को ना बहुत पसंद आया। लोगों के कमेंट आए कि सर पहली बार ऐसे डांस टीचर देख रहे हैं जो बॉलीवुड और काफी स्टाइलों को छोड़ के राधा रानी के भक्तों पे मतलब भजनों पे डांस कर रहे हैं। ओके। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार भजनों पे कौन डांस पसंद करेगा, पर लेकिन सच में जब लोगों में हमने भजन पे डांस स्टार्ट करना शुरू किया, लोगों के दिलों में ऐसा एक मुकाम बन गया कि नहीं, डांस किसी पे भी हो सकता है, डांस हम कैसे भी कर सकते हैं, अपनी भारत के संस्कृति को जगाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हमने शुरुआत की और राधा रानी के भजन हमारे कम से कम 20 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन तक पहुंचे। और आज पूरे भारत वर्ष में लोग मुझे मैसेज कॉल करते हैं कि सर आपकी लाइव क्लास कैसे लें, और हम आपको अपने शहर में बुलाना चाहें तो आप कैसे आओगे डांस सिखाने के लिए। तो बस मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, भाई मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं कहीं जा तो नहीं सकता हूँ बाहर, लेकिन लाइव फ्री क्लास कर रखी है मैंने उनके लिए, जिससे कि वो भी फ्री लाइव सीख सके, हमारे साथ जुड़ सके। वेरी गुड। आपने राधा रानी के वीडियोस के ऊपर बात करी, सॉन्ग्स के ऊपर बात करी, तो क्या मैं ऐसा कुछ कंसिडर करूं कि कोई पर्टिकुलर ही आपने थीम निकाली अपने वीडियोस के लिए, या सब कुछ वही जो बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह ये सब चलते हैं? नहीं, ये पर्टिकुलर हमने थीम निकाली। और कुछ लोग भी कहते हैं भाई देखो बच्चों के हिसाब से कुछ गाने नहीं होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे गानों पे हम डांस नहीं करते ज़्यादातर। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा कंटेंट ये नहीं कि डांस करना तो किसी पे भी डांस करें, हम ये चाहते हैं कि डांस करें और अच्छे गानों पर करें, जिससे कि समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाए। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, आई डू नॉट नो किस तरह से आप कंसिडर करते हैं, पर मैंने ऐसा देखा है आप मेनली बात करते हैं कि आप स्लम में से बच्चों को निकालते हैं और उनको मंच प्रदान करते हैं। तो जब आप इन बच्चों को लेके जाते हैं तो मैंने बहुत बार, ये दुनिया हमें दिखाती तो कुछ है पर हाथी के दांत है, कुछ सामने से तो बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। जी। तो मैंने ऐसा देखा है जब ये बच्चे पहुंचते हैं कहीं पे तो बहुत जो अपने एलाइट क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा इनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, उनके हुलिये को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर। क्या आपको कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करने को मिली? जी बिल्कुल मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी मंच तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं क्लास में भी ऐसे बच्चों को ले आता हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं यार ये लोग कहाँ से आ गए, इतने बदबू आ रही है, गंदे गंदे से बन के कहाँ से आ गए। मुझे लेकिन शर्म नहीं लगती उन्हें ले आने में कहीं पे भी, क्योंकि यार वो इंसान है और वो जिस माहौल में रहते हैं, अगर उनको भी परफ्यूम मिल जाए, उनको भी अच्छा सामान मिल जाए, तो क्या वो हमारी तरह नहीं लगेंगे? बिल्कुल। अगर उनके हम ड्रेस चेंज कर दी जाए तो वो हमारी तरह नहीं लगेंगे। तो इसी माहौल को देखते हुए मैंने उन बच्चों के लिए एक उपाय देखा। जब मुझे ये पता चला कि इन बच्चों से थोड़ा सा सब लोग दूर रहते हैं, तो मैंने अपनी एक अकेडमी के नाम से टी शर्ट प्रिंट कराई। वेरी गुड। और मैंने उन बच्चों को वो टी शर्ट दी और वही बच्चे आज उन अमीरों के बीच में डांस करते हैं। शानदार। जिससे कोई पहचान तक नहीं कर पाता है कि ये गरीब है या अमीर है। वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कि उनके कपड़ों को बदला जाए, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लोगों की सोच को बदला जाए। जी बिल्कुल ना, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं, उनको शुक्रगुजार करना चाहिए कि उनको कुछ अच्छा मिल गया। ये लोग तो वो हैं जो अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश अरे मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, यही लोग इनको इग्नोर करते हैं और कल इनका जब कोई बर्थडे आता है तो ये सोचते कुछ गरीबों को दिया है, यही लोग उनके पास जाते हैं साहब। कई बार तो ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने का एक रीजन है। साहब अभी मैं एक करेंटली गरीब बच्चों को डांस सिखा रहा था झुग्गी झोंपड़ी में जाके। वहां मैंने देखा कुछ महिलाएं आई हुई थी, मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर कुछ महिलाएं होली के पैकेट्स मुझे दे के गई और वो महिलाएं उन बच्चों को इतना गंदा बुरा बोल के गई हैं, जबकि वो किसी राजनीति पार्टी से थी, मुझे नहीं पता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा किसी भी चीज का। उनके पेरेंट्स से, उनके बच्चों से बहुत बुरा भला बोला उन्हें। तो कहीं ना कहीं मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहूंगा लोगों से, भाई आप कुछ भी देने जाते हो तो सबसे बड़ी चीज पहले तो उनको घर घर दिया। आप भीड़ इकट्ठी करोगे, लोगों को बांटोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, बच्चों में भी दिक्कत होगी और किसी को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। आप एक सीक्वेंस बनाइए, देना है कुछ भी देना है आपको, कम से कम 20 झोंपड़ियां होंगी, 25 झोंपड़ी होंगी, आप 25 झोंपड़ी में घर बाई घर जाइए
और उनको दे के आइए, जिससे ना कोई भीड़ जमा होगी, ना कोई दिक्कत होगी, या फिर एक मैट बिछा के आराम से बैठा दीजिए सबको, जिससे कि उनको भी ये लगे कि हम भी सम्मान से ले रहे हैं और आप भी सम्मान से दे रहे हैं। मैंने देखा अक्सर क्या होता है, जैसे किसी को बूंदी माटनी है तो लेके प्लेट थारी पहुंच के दे भीड़ में चल रहा सब कुछ। ये सब नहीं होना चाहिए। भीड़ दिखाना ही तो आज जरूरत बन गई लोगों की, उसी को दिखाने के लिए शादी काम वो अच्छी बात है, आप भीड़ दिखा रहे हो, अच्छी बात है। किस तरह दिन दिखाओगे आप भीड़? आप जेन्युइन काम कोई कर रहे हैं ना, आप सच में सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले इंसान का सम्मान करो। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आप किसी इंसान का सम्मान नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप उन्हें सोने की प्लेट भी दे तो कोई भी सेवा नहीं है। हकीकत। मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी जाता हूँ हर संडे लोगों के बीच में, ऐसे जाता हूँ कि मेरे परिवार का हिस्सा है वो। मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ कभी भी कि नहीं मैं उनको बांटूंगा और फोटो यूं करके खिंचाऊंगा, ऐसे नहीं है। आप कभी भी मेरे जिन बच्चे से मिलना और बताएंगे वो मेरे बारे में कि ये सर हमें कैसे बैठ के खिलाते हैं साथ में। मैं खुद भी खाता हूँ, जो चीज मैं बांटता हूँ मैं उनके साथ खाता हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ बांटना हो, अरे यार उनके साथ बैठ के भी तो खा के आओ। उनको पता चलना चाहिए उन बच्चों को कि हम में और उनमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम लोग सब इंसान है, एक साथ बैठ के भी खा सकते हैं, बैठ के उठ के जा भी सकते हैं कहीं भी। ईश्वर ने हमें अलग अलग नहीं किया था, ये तो हम लोगों की बनाई हुई है बस कहीं पे राजनीति तो कहीं पे बस दिखावा, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में वो पता भी नहीं चलता है कब वो सारे काम कर जाते हैं जो उनको करने चाहिए। वो दिखाने की बात नहीं करते हैं, वो सच में दिल से इस काम को करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग देखो, दिखाने वाले लोग महीने में एक दिन आएंगे या फिर साल में एक बार आएंगे जी, लेकिन रेगुलर तुम्हारे साथ करने वाले लोग 11 साल से लगातार तुम्हारे साथ काम करेंगे। बिल्कुल। कितना दिखावा कर लेंगे 11 साल में? सही बात है। एक बार दो बार, और उस 11 साल के दिखावे में सोचो कितने लोगों का पेट भर गया। जी। मैं तो कहता हूँ दिखावा करना तो भाई डेली करो ना, हफ्ते में एक दिन निकालो उनके लिए डेली। वो कैसे हो सकता है? वो नहीं हो पाएगा ना। वो दिखावा करना है तो वो दिखावा तो कभी कभी हो पाता है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहूंगा जी, जैसे अभी होली आई, आपने देखा होगा तमाम शहरों में पोस्टर लग जाते हैं होली की शुभकामनाएं। कम से कम एक होर्डिंग के 3-4 हजार रुपए लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं, और ज्यादा लग जाते हैं। हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन आप वो काम कीजिए, मैं मान रहा हूं अगर 3-4 हजार में से 200 रुपए भी जो होर्डिंग लगवा रहा है वो बंदा किसी के घर में जाके राशन दिया है, तो उसकी होली कितनी अच्छी बनेगी। और इससे बड़ी कोई होली की शुभकामना हो सकती है? हकीकत में वहाँ पे शुभकामनाओं की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है कि देखिए हम हैं यहाँ पे मौजूद, हमें आप पहचानिए। बस तो यही तो दिक्कत है, लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? गलत जगह पे। अरे आप कहीं इन बच्चों को भी एक जगह जाओ, एक घर में दे आओ, तो भैया ये भी एक दिवाली की बहुत अच्छी बेस है, होली की बेस है, इससे एक परिवार में दिया जलेगा। और आप सोचते एक पोस्टर लगा के दिया जल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ये सच में हकीकत है और एक अच्छी पहल हो सकती है। हम देखते हैं बहुत सारे, कभी कोई आता है तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो उसके इतनी बड़ी बड़ी शुभकामनाओं के हम होर्डिंग्स लगा देते हैं। क्या करना चाह रहे हैं शुभकामनाओं को देकर? सच में हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं या सिर्फ अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर दिल में जरा सा भी आपको लगता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एक होर्डिंग, पता नहीं कितने होर्डिंग कोई लोग लगवाते हैं, एक होर्डिंग का पैसा भी पता नहीं कितने लोगों की होलियों को मनवा सकता है, दिवालियों मनवा सकता है। अगर सच में दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा करने की सोचिए, लोग अपने आप ही आपको जानना और देखना शुरू कर देंगे। इन होर्डिंग्स से आपको कोई नहीं पहचानने वाला। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। एक चीज़ और मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारे बच्चों को सिखाया, बहुत सारे लोगों को अभी तक आगे बढ़ाया, कुछ ऐसी उन बच्चों में से इंस्पायरिंग स्टोरी रही जो कि आपको लग रहा था कि ये नहीं कर पाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस थे उस बच्चे के सामने, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गया? जी बिल्कुल। देखो, बच्चों के साथ में तो ये कंडीशन थी क्योंकि उनके पास एक ट्रेनर नहीं था और उनके पास कोई साधन नहीं था, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और घर का प्रेशर, भाई पढ़ाई करो, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनको भरोसा दिलाया कि तुम्हारा बच्चा देखना एक दिन अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम करेगा। आज वही बच्चे जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर डांस करते हैं तो उनके घर वालों का नाम रोशन हो जाता है। जब उनके बच्चों के द्वारा उनके माता पिता का सम्मान होता है किसी बड़े मंच पर, तो उनको लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ हासिल किया। और आज वही बच्चे जो कभी गरीबी से गुजर रहे थे, आज वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं अपने दम पर, पैसा कमाकर। नॉर्मली किस एज रेंज के बच्चे रहते हैं आपके इसमें एकेडमी में? हमारी एकेडमी में देखिए 4 साल से लेके कोई एज की लिमिट नहीं है। 4 साल से बच्चे से ऊपर सभी बच्चे ले सकते हैं, किसी भी तरीके के बच्चे। ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप उन बच्चों को कांटेक्ट करते हैं या फिर उन बच्चों को अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली इनको फ्री आप ये सिखाते हैं डांस वगैरह, तो वहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से किस तरह के हिंड्रेंस आते हैं? मुझे लगता है पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को नहीं आने देते होंगे, उनके देखो, साथ भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। आजकल एक तो समाज में इतना लोचा चल रहा है कि हर पेरेंट्स को ये तो डर लगता है कि फ्री की बोल के बाद में कुछ कहा तो नहीं लेंगे। जी 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 बिल्कुल, ये बात आप भी समझ रहे हो। हाँ, बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं बेचारे, डरते हैं, अरे सर आप अभी फ्री में ले जाओगे हमारे बच्चों को, कल 2 महीने बाद फीस मांगोगे। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया इस बात का, मैंने कहा भाई हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, आपके इस डांस सीखने तक का, आपके बच्चे को मंच पर ले जाने तक का सारे खर्च की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर आपका बच्चा बेटर परफॉर्मेंस करेगा तो आपको घर पे भी खर्चा देने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल। और ऐसे कई बच्चे हैं, जब वो मंच पे जाते हैं तो जो भी अर्निंग हमें होती है हम उन बच्चों को देते हैं, बहुत बढ़िया। जिससे वो अपने ट्यूशन की पढ़ाई भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो एक बच्चा था बहुत दूर से आता था, तो मैंने उसको साइकिल दिला दी। मुझे लगा यार मेरे बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, तो मैंने उसको एक सेकंड हैंड साइकिल दिलाई जिससे वो आराम से आ सके। मैं कोशिश करता हूँ यही नहीं कि मेरे बच्चे में डांस सीख के आए और चले जाए, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के साथ में कितनी परेशानियां हैं उनको मैं दूर कर पाऊँ। कोई भी मेरे बच्चे हों ऐसे जिनको मुझे लगता है यार इसके पास पैसा नहीं है और ये इतनी दूर से पैदल आता है, आप सोचिए 3-4 किलोमीटर चल के बच्चा पैदल आ रहा है। आज शायद कॉलोनी वाले का बच्चा कभी पैदल नहीं आ सकता 4 किलोमीटर चल के, बिल्कुल नहीं। ये मैं इस बात को मैं जानता हूँ, तो इसी को जुनून कहते हैं। लेकिन मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों का जुनून क्या करता है। लेकिन देखो उनके पेरेंट्स भेज भी देते हैं इतनी दूर, लेकिन शायद कॉलोनी में जो बच्चे होते हैं कोई अकेले नहीं भेज सकता, उनका भी डर जायज है। लेकिन क्या करें, उनका जुनून ही ऐसा है कि भाई उनका जुनून कुछ कर दिखाने को तैयार रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही। डांस को लेकर बात करते हैं, यहाँ पे आपने कहा कि आप बच्चों को मंच प्रदान करते हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं अगर कोई एक बच्चा डांस सीखता है तो उसके पास क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे वो उसके लिए एक लाइवलीहुड भी बन जाए, एक ब्रेड एंड बटर का साधन भी बन जाए? कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं अगर एक बच्चा डांस सीखता है तो? डांस अगर सीख रहा है बच्चा, तो देखिए डांस जैसे सीख रहा है, मान लो मैं अपना बताता हूँ, मैंने डांस मैंने तो डांस नहीं सीखा, लेकिन मैं डांस कर रहा था। तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, इंटर हाई स्कूल के बाद हम सोचते हैं हमें क्या करना है, ऐसी डांस के बाद अगर बच्चा डांस कर रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, मान लो किसी शो में जीत कर आ रहा है, तो वहां भी ऐसा नहीं है कि कुछ इनाम होती है, फर्स्ट प्राइज जैसे 50,000 कैश प्राइज, वहां से उसे वो भी मिलता है, सीख होता है। उसके बाद एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। जैसे आज हम मान लो अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो पूरे दिन फैक्ट्री में जाकर 10,000 रुपये कमा पाते हैं, लेकिन एक डांस टीचर की सबसे अच्छी बात ये है, एक तो रिस्पेक्ट बराबर मिलती है, कहीं भी जाता है सर 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 बोला जाता है। दूसरी चीज, आज वो 2 घंटे में 10,000 रुपये कमा सकता है अगर वो डांस टीचर अच्छा बन जाए तो। क्योंकि आपको पता है आजकल फिटनेस क्लासेस, डांस के लिए लोग सभी दीवाने हैं। आज किसी भी बड़े से बड़े घर में चले जाइए आप, हर कोई चाहता है मैं डांस करूं। जो लोग ये कहते हैं ना डांस को नाचने वाले, आज मैं ऐसे ऐसे घर बता दूंगा जिन अधिकारियों के यहाँ भी डांस होता है। आज वो तो हर कोई पसंद करता है, और मेरे ख्याल से डांस तो सिर्फ एंजॉयमेंट को ना लेकर अब तो मेरे ख्याल से फिटनेस और हेल्थ को लेकर भी बहुत ज्यादा खुशी का सबसे बड़ा कारण ही डांस है। जहाँ खुशी है वहाँ डांस ना हो तो खुशी है ही नहीं। आप किसी भी मूवमेंट पे देख लीजिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं तो भी डांस होना चाहिए, गणपति विसर्जन होता है तब भी ढोल नगाड़े बजते हैं तब भी डांस होना चाहिए, किसी की शादी है ढोल नगाड़े बजते हैं तब भी डांस होना चाहिए। तो डांस तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी घर में आज खुशी का माहौल है तो डांस का होना बहुत अवश्य है। सही बात है, सही बात है। फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह से चेंज आ रहे हैं डांस को लेकर आजकल? हाँ, फिटनेस के बारे में अगर अब बात बोलूं तो देखो आजकल सभी लोग बाहर के खाने से डर रहे हैं। पहले तो खा लेते हैं लोग, पर खाया तो बहुत जा रहा है, खाया तो बहुत जा रहा है, सबसे ज्यादा जा रहा है। लेकिन क्या करते हैं फिर लगता है उनको यार हमें एक फिटनेस क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि खा रहे हैं कम से कम उसको तो सेट कर पाए। जी। वो ये नहीं कह रहे हम खाना बंद कर देंगे, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा वर्कआउट करते रहेंगे तो ये थोड़ा इक्वल होता रहेगा, मीडियम चलता रहेगा। तो इस वजह से कुछ लोग डांस फिटनेस क्लास बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके पास समय है, पता है बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो चलो यार 1 घंटे थोड़ा एंजॉयमेंट करें, अपने आप के लिए समय निकाल रहे हैं वो कि हमारा जीवन यार ऐसे ही जा रहा है तो हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल लें। तो इसलिए फिटनेस क्लास लोग ज्वाइन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कि अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रख सके वो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैट आपका गेन हो रहा है तो डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकता है आपको फिट रखने के लिए। आप चाहे तो फिटनेस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लाइव भी अपना कर रखते हैं डेली, जी। है ना? तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
कितने बजे आते हैं? इंस्टाग्राम पे मैं 9:30 बजे रात को आता हूँ, जिससे कि बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करके खाना पीना खा के आराम से फ्री होके, जब वो मोबाइल देखता है ना, मैंने इसीलिए 9:30 बजे रखा है, जब वो मोबाइल लेता है बच्चा पेरेंट्स का, तो वो मोबाइल ना देखते हुए मेरी डांस क्लास ले, जिससे उसका समय बचेगा और पेरेंट्स भी खुश रहेंगे इस बात को लेके कि हमारा बच्चा फ्री टाइम में डांस सीख रहा है। तो कितनी देर का लाइव चलता है आपका? आधे घंटे की लाइव क्लास रहती है। उसमें आप लाइव सिखाते हैं लोगों को? उसमें मैं लाइव सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बाय करता। वाह, तो बहुत सारे लोग तो घर पे बैठे हुए सीख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, और रात का तो टाइम होता है, वही डिनर कर लिया तो उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए तो फिर क्या बात है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें, देखें आपने अपने आप को बहुत ऐसे लेवल से आगे बढ़ाया जहाँ पे इट वाज लाइक पैशन ओनली, आपने कोई पर्टिकुलर जगह से सीखा भी नहीं, बस चीज़ों को देख देख कर, वो 15 रुपये डेली का इन्वेस्टमेंट कर करके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पैशंस होते हैं, ड्रीम होते हैं, दे वांट टू बिकम समथिंग, लेकिन वो हो नहीं पाते। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन से अगर कोई युवा अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो क्या खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ भाई, आपके अंदर अगर टैलेंट है या आप इस टैलेंट को लाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके लिए मन बना लीजिए, अपना गोल सेट कर लीजिए कि हमें लाइफ में ये करना है। क्योंकि जब तक आपने अपना लक्ष्य नहीं चुना ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रू। सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनिए, लक्ष्य के बाद उसमें जितनी मेहनत हो, मन से, लगन से, दिल से कीजिए। और जब आप मन से, लगन से, दिल से करोगे ना मेहनत, तो निश्चित आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों के अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप मन से, दिल से, लगन से कीजिए, आप निश्चित सफल हो जाओगे इसमें। तो मन से, दिल से, लगन से किसी काम को आप करते चलिए, सफलता मिल ही जाती है। कई बार बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन आती है तो ठीक है, वो तो होती है। किसी भी काम को जब आप करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरुआत से उसमें परफेक्शन के साथ उतरें। वो जो हम थोड़ा लड़खड़ाते हैं, वही तो सीखने का आपका एक सफ़र होता है। सफ़र पे आगे बढ़ते रहिए तो आप सीखते हुए चलेंगे ना। थोड़ी सी आगे की और बात करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो बहुत बार आपको मेरे ख्याल से बाहर इवेंट्स वगैरह में, प्रोग्राम्स वगैरह में बुलाया भी जाता होगा। जी जी। है ना? तो किस किस तरह की मतलब फीलिंग रहती है, कहाँ कहाँ पे बुलाया जाता है, किस किस तरह के प्रोग्राम्स में? देखिए, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन है स्कूल का, या फिर कोई होली मिलन समारोह है। आज बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप लोग देख रहे हैं जगह जगह तरह तरह के इवेंट्स हो रहे हैं आजकल शहर में। किसी भी को जैसे दिवाली का महोत्सव दे दिया, कोई भी नए नए महोत्सव चल रहे हैं आजकल, आगरा महोत्सव हो गया, कुछ भी हो गया। तो उस इवेंट्स में सबसे बड़ी फीलिंग की पता है क्या होती है? एक समय था जब हम उस भीड़ का हिस्सा थे, और एक समय आज होता है जब उस मंच का हिस्सा हम बन जाते हैं और वो भीड़ हमारे सामने बैठी होती है। तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे भाई, कि जो लड़का भीड़ के हिस्से में यूं दिखता था, ऐसे ऐसे करके दिखता था, आज वो मंच पर माइक लेके लोगों को बता रहा होता है कि भाई आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, बस मेहनत मन से, लगन से कीजिए, आप लोग भी आ सकते हो। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब कोई माला गले में ढेर सारी मालाएं टांग के लेते हुए स्वागत करते हुए आता है, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है इस चीज को लेकर। अभी एक बार आंख बंद करिएगा और जरा से इमेजिन करिएगा, देखिएगा कि कहाँ पे आप भीड़ के साथ खड़े हुए हैं, और फिर देखिएगा वहां से उस मंच तक पहुंचने की। जरा से इमेजिन करिए एंड जस्ट फील दिस मूवमेंट। अगर आप आज इस मूवमेंट को फील कर सकते हैं और अपने माइंड में इसको बैठा सकते हैं, तो शायद एक दिन हकीकत में भी बदल सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा एक वो इवेंट बताइए जहाँ पे जाकर आपको सच में लगा था कि ये मतलब अब तो कुछ हासिल कर लिया, बड़ा कर दिया कुछ। हाँ, एक करई में प्रोग्राम था, मैं जजमेंट करने गया था। अच्छा। तो वहां पे जब मेरी एंट्री जो कराई थी ना, अब आप समझ लीजिए हम नॉर्मल इंसान, और आपके पीछे अचानक 4 पुलिस वाले कॉन्स्टेबल खड़े कर दिया जाए और आपके स्वागत में वो आपकी एंट्री कराए, तो आपके लिए क्या मूवमेंट होगा? जब मैं जजमेंट करने पहुंचा, वहाँ 4 पुलिस प्रशासन मुझे लेते हुए जा रहा था स्टेज की ओर, तो मुझे लिए वो गर्व की बात थी। क्योंकि भाई शायद मैं पढ़ लिख कर भी ये सब नहीं कर पाता था इतना। पढ़ाई देखो लेकिन अपनी जगह, अगर हम अच्छे एचडीएम वगैरह बन जाते तो शायद होता, लेकिन जो हमने कलाकारी में ये कमाया प्यार, वो शायद कभी नहीं कमा सकते थे। लोग कहते हैं ना डांस में कुछ नहीं रखा है, तो भाई देखो डांस में इतना सब कुछ रखा है कि आज पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग करता है और हमें मंच तक लेके जाता है। सभी सहयोग करेंगे अगर आप आगे बढ़ गए तो। हमने बहुत सारे पिक्चर्स देखे, आपके अवार्ड्स भी देखे, कई कई सारी जगहों से आपको मिल रहे थे, तो उन कुछ बड़े अवार्ड्स के बारे में भी बताएं जो आपको कुछ अच्छी हस्तियों से प्राप्त हुए। हाँ जी, जैसे कि IRS अमरपाल जी हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, और एक अलीगढ़ महोत्सव में मुझे अवार्ड मिला था,
और एक दिल्ली में एवन न्यूज़ चैनल है, वहाँ से मुझे अवार्ड मिला था। तो काफ़ी जगह से मुझे अवार्ड मिले हैं और बहुत सम्मानित हूँ। अब अवार्ड्स के नाम क्या लूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ, इतने सारे अवार्ड्स मेरे पास रखे हुए हैं। ANI न्यूज़ है आगरा में, वहाँ से मुझे अवार्ड मिला था, जहाँ 14 कैटेगरी चुनी गई थी आगरा में। जो संस्था है 14 संस्था है, जिनमें मेरी संस्था का नाम था, तो सच में दिल गार्डन हो गया भाई। कम उम्र में, सबसे कम उम्र में मैं ही था शायद उस NGO में। वेरी गुड। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मुझे जो अवार्ड मिल रहे हैं, सच में वो किसी मेहनत में मुझे लग रहा था कि हाँ आज ये मेहनत सफल हो रही है। कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, एक होता है कि आजकल क्या चल रहा है, सोर्स अपना नाम लिखवाओ जबरदस्ती और अवार्ड लो, लेकिन जब कोई अचानक से आपको कॉल आता है कि सर आप हमारे शो में अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट हो और आपका काम देखते हुए, आपकी प्रोफाइल देखते हुए आपको हम अवार्ड से सम्मानित करने चाहते हैं, तो बड़ा खुशी का प्यारा मोमेंट होता है। ना एक जनरल बात करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आप यंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, स्पेशली ये जनरेशन जो है जेन जी के ऊपर, लोगों का कहना होता है, स्पेशली जो पिछली जनरेशन के लोग हैं उनका कहना होता है कि भाई एक ऐसी जनरेशन आ गई है जो किसी को सुनती नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहती है, पता नहीं अपने कौन से डिल्यूजन में रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यंगस्टर्स को डील करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या सच में एक बदलाव आया है आज की जनरेशन में? क्या वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर बिखरे हुए हैं? नहीं, देखो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए। ओके। मैं तो कहूँगा बच्चे आज के समय में, बहुत बच्चे कम ऐसे हैं जो बात कम मानते हैं। बहुत बच्चे तो बात सुनते ही भी नहीं है और मानते भी नहीं है। हाँ। लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन करने वाला मिल जाता है ना, और उनको लगता है कि ये सर हमारे लिए अपना समय भी दे रहे हैं और अपना कीमती प्यार भी हमें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे हमारी बात भी सुनते हैं और हमसे डरते भी हैं और हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आजकल जैसे आपने कई जनरेशन चल रहा है, पीछे के लोगों को उठा के देखिए, आज आप आगे के लोगों को उठा के देखिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज बच्चों को समय कहाँ देना है पेरेंट्स, इतना समय कहाँ देते हैं आज। ट्रू। आज बच्चा कहाँ से बिगड़ रहा है, फोन, सबसे पहले फोन मांगता है, फोन, और पेरेंट्स भी लो बेटा लो, जिद पूरी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा जैसा माहौल मिलेगा वही वैसे वैसे होगा वो तो। लेकिन हमें थोड़ा सा समय के हिसाब से तो चलना पड़ता है। आज टेक्नोलॉजी हावी हो रही है बहुत सारी, थोड़ी सी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। सोशल मीडिया लोगों की लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है, एक पार्ट बन गया है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये सारी जब चीज़ें हो गई हैं, पहले तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती थी, बच्चे के पास फ़ोन होता ही नहीं था। आज सोशल मीडिया आ गया है, लोग कनेक्टेड हैं उसके साथ, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, है ना। आपको भी बहुत सारे लोगों ने जाना, डेफिनेटली इसका एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट था। इसके कुछ गलत एस्पेक्ट भी निकल आते हैं, तो फिर कैसे इसको अवॉइड करें? क्योंकि चीज़ों को तो नहीं हटा सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह को नहीं हटा सकते, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे पेरेंट्स भी क्या करें इसमें? हाँ, देखिए ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए फोन है, फोन ज़्यादातर लोग कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए और गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो उसे किस लिए यूज कर रहा है। अब लोग फेसबुक चला रहे हैं, रील देखने के लिए चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि फालतू के जो युद्ध चल रहे हैं उन पर कमेंट कर रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है, आप किसी भी सोशल मीडिया वर्क को यूज कर रहे हो या फोन यूज कर रहे हो या फिर आप कोई गाड़ी यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपका फोकस स्वयं अपने ऊपर होना चाहिए। और अगर हमें जिस लाइन में, मान लो मैं ये नहीं कह रहा आप डांसर ही बनो, मैं तो कह रहा हूँ आपको कोई अधिकारी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप अपने फोन में सिर्फ डॉक्टर्स की बात सुने, आप किसी अधिकारी की बात सुने। अगर आपको अच्छा सिंगर बनना तो अच्छे सिंगर को सुने। कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य जो है ना आपको लेके जाएगा उसकी ओर। अगर आपको मान लो किसी राजनीति में अच्छा राजनीति बनना है तो किसी अच्छे राजनीति की बात सुने। जिस इंसान की जो अच्छा लेवल पे काम कर रहा है उसकी अगर आप बात फोन में सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन बहुत हाई लेवल पे हो जाएगा और आप भी उसी लेवल पर काम करना शुरू कर देंगे। अब मैं डांस की वीडियो देखता हूँ तो मैं डांस कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ समाज सेवा में लोग कैसे कैसे समाज सेवा कर सकते हैं तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ भाई सोशल मीडिया से लोग घर बना रहे हैं अपना फेसबुक से तो मैं वो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं भाई हम उससे चीजें सीख रहे हैं, ये नहीं कि हम उसको अपने सहारे पे नचा रहे हैं, बस हम गेम में पागल हो गए पूरे दिन लगे रहे हैं। तो गेम हमें कुछ नहीं देगा। आप खुद जान सकते हो कि फोन में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको घर बैठे ही बहुत कुछ बना सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आजकल माइंड से इतने तेज हो जाते हैं कि फोन से देखे देखे कुछ बना देते हैं, रोबोट बना देते हैं वो। तो ये सब क्या हो रहा है, फोन में वो गेम देख के नहीं बना रहे रोबोट, फोन में वो चीजें वही सर्च करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो आप फोन को इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बच्चा इस्तेमाल नहीं करे, आप फोन को इस्तेमाल करो लेकिन उसके सही मायने में इस्तेमाल करो। अगर आप एक डांस टीचर बनना चाहते हैं तो डांस वीडियोस देखो, उससे कुछ सीखो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिसिन के बारे में जानकारी लो या डॉक्टर्स कैसे कैसे डील करता है उसके बारे में जानकारी लो। आप एक पुलिस बनना चाहते हैं तो पुलिस के क्या क्या नियम होते हैं वो सब चीज सीखो।
नॉलेज का होना ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी चीज की आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर फोन में गेम ही खेला जाएगा। हम अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं। या तो हम बात करते हैं कि भाई बस दे दीजिए फ़ोन, बच्चा एंजॉय करेगा, सोशल मीडिया पे जुड़े रहने दीजिए, या फिर हम बात करते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया है, बैन कर दिया है। ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है कि हम बीच का एक सॉल्यूशन निकालें, ना बैन करने की ज़रूरत पड़े और ना सिंपल छोड़ने की ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और हमारे सोशल सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। जो चीज़ें लाइफ का अभिन्न अंग बन जाती हैं उनको कैसे अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो नॉलेज अगर बच्चों को दी जाए तो शायद आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि वो आपकी बातें सुनेगा। अगर आप भी थोड़ा सा उनको सुनने की कोशिश करेंगे तो जानने की कोशिश करिए अपने किड्स को, अपने बच्चों को। आपको भी थोड़ा सा समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया बहुत कुछ आपको दे सकता है, बहुत कुछ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो कभी कभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, कभी कभी या नहीं वो समझ पाते हैं, तो जैसे मान लो कोई भी बच्चा है वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, फ़ोन को लेके ही कभी कभी पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है। उनको हमेशा यही लगेगा कि ये फ़ोन में ही लगा रहता है। ये कुछ बीती हुई कहानी मेरे ऊपर है। मेरे मम्मी पापा भी, मतलब मेरे घर में भी कहते हैं ये फ़ोन में ही लगा रहता है, घुसा रहता है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फ़ोन में अगर लगना रहना होता है ना, तो इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। मैं फ़ोन में लगा, लेकिन मैंने फ़ोन में कुछ निकाला अपने आप को। मैं फ़ोन में फेसबुक में घुसा रहा, लेकिन मैंने फेसबुक के बारे में नॉलेज लिया है पूरी। लेकिन मैं फेसबुक में ये नहीं कि फ़ोन में लगा ही रहा तो फ़ोन में बर्बाद हो गया। मैं फ़ोन से ही निकल के आया हूँ। आज मुझे दिल्ली में लोग जानते हैं ना, तो मैं दिल्ली नहीं गया था पहले, इस फ़ोन ने ही मेरे कॉन्टैक्ट बनाए थे दिल्ली जाने के लिए। फेसबुक पर कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे अभी 11 लाख। 11 लाख। और 11 लाख फॉलोअर्स होने का मतलब है कि कुछ तो किया होगा। और कितनी मजेदार बात है, जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब 11 लाख फॉलोअर्स हैं तो डेफिनेटली वहां से एक अच्छी खासी अर्निंग भी आती होगी। हाँ, अर्निंग आ जाती है ना। तो बात समझने की है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। कई बार घर पे बात होती कि क्या भाई कहानियां पढ़ता रहता है। आज मैं किताबें लिखने का काम करता हूँ, कई किताबें लिख चुका हूँ। तो हो सकता है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट जा रहा है वो हमारा कहीं करियर बन जाए। तो थोड़ा सा अगर आप उस पर फोकस सही तरीके से करेंगे, चीज़ों को हटाने की जगह उनको बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा हैवी और हावी होने लग गई है लोगों के ऊपर। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है। क्या लगता है कि ये डांसिंग फील्ड भी इससे थोड़ा सा बदलेगा, कुछ नया होगा? हाँ, देखिए एआई से अब आजकल क्या, देखो एआई नुकसान भी है फायदा भी है। कुछ लोग एआई को अब, लेकिन फायदा करने वाले फायदा करेंगे, नुकसान करने वाले तो नुकसान ही कर रहे हैं। जैसे आपने देखा वो कई पिक्चर ऐसी बना देते हैं लोग, तो ये नुकसान है कहीं ना कहीं। लेकिन फायदा ये भी है, मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता, तो आप एआई में डालिए, तुरंत पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब ये है, आप, अब मैं हूँ नॉर्मल अपना पोस्टर बनाना चाहता हूँ। अब आजकल पोस्टर बनाने के लिए आपको माइंड में डाटा लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। आप एआई को बोलो, आपका पोस्टर तैयार करके रेडी कर देगा वो, और अच्छी लाइनों से करेगा, बढ़िया लाइनों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एआई फायदा भी दे रहा है और नुकसान भी। और कोई भी चीज हो, देखो ज्यादा रोटी खाने से भी पेट खराब हो जाएगा जी, जी। और कम खाने से भी कमजोरी आ जाएगी जी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को और हमारे यंगस्टर्स को अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और हमारे युवा भाई या जो भी पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका जिसमें आपकी रुचि है, मन है, आप उसी फील्ड में कदम रखिए। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसको आप एक बार मौका जरूर दीजिए। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कुछ बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बने। जी, जी। और उसी बहाने से उसे कॉलेज भेज देते हैं। तो भैया एक बात बताओ, अब मेरा मन आलू पराठे खाने का है और मैं खाने जा रहा हूँ रोटी, तो क्या मैं रोटी खा पाऊंगा अच्छे से? फिर रोटी या गड़बड़ी कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग आईएएस की तैयारी कराने की सोचते हैं और वो कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में आईएएस की पढ़ाई नहीं हो रही होती है, फिर दूसरी पढ़ाई होना चालू हो जाती है। क्योंकि आप अपने बच्चे के मन की इच्छाएं को नहीं जान पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इच्छाएं सभी पूरी करनी चाहिए, लेकिन जब बात टैलेंट की आए, जब बात आए किसी कैटेगरी की कि हमें कौन सी चुननी चाहिए, तो आपके बच्चे का मन है सिंगिंग में जाने का, तो यार एक बार उसकी इच्छाओं को सुनो, एक बार जानो, उसे समय दो थोड़ा साल भर का कि आपका बच्चा कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ कर पा रहा है तो उसको आगे निकालिए। आप शर्माइए मत कि हमारा बच्चा सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे, आप रेमो डिसूजा को देख लो, आज बताइए एक डांस में आज कहाँ मुकाम है, सिक्योरिटी लग जाती है, आईपीएस अधिकारी भी उनके पीछे खड़े हो जाते हैं आज।
जब एक वो सेलिब्रिटी बन के आते हैं तो सारी सिक्योरिटी उनके साथ में रहती है। तो ऐसा नहीं कोई भी काम छोटा है, लेकिन आपका तरीका कितना बड़ा है उसे करने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ भाई, आपके अंदर जो भी कला है, पढ़ने की हो, सिंगिंग की हो, डांस की हो, कुछ भी हो, मन लगाकर दिल लगा के कीजिए, आप बहुत आगे जा सकते हो। अगर आप अपने मन से और रास्ते से भटक रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर एक मैसेज और लोगों को देना चाहता हूँ, जो लोग असफल हो जाते हैं, जो सफलता में नहीं मिल पाती उनको, उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ध्यान से सोचना भी। और सोचना मैंने क्या बोला, आप अक्सर देखना जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे होंगे तो आप भटकते कब हो, जब आप अपना ध्यान कहीं और लगाते। अक्सर याद रखना मेरी बात, जब भी अगर आपको सफल बनना है या अपने लक्ष्य को पाना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर मेहनत करनी होगी, खुद पर ध्यान देना होगा। आप किसी और फेसबुक पे जाके कमेंट पे ध्यान मत दो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने, भाई समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास कम समय है। इसलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप अपने आप पे फोकस रखिए। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि किसी की अकेडमी में कितने बच्चे हैं, वो कहाँ से खा रहा है, क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, और वहां पे उतने बच्चे कैसे आए। भाई अपने काम पर फोकस रखो, यही तो लोगों का भटकाना होता है। यही लोग अगर भटक जाते हैं ना अपने समय को लेके, तभी वो पीछे रह जाते हैं। मैंने आज तक किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे लोगों ने बहुतों ने कहा अबे डांस क्या करेगा, डांस में ऐसे रह जाएगा वैसे। मैं सुनता गया, निकालता गया, मैं यहाँ तक आ गया भाई। अब वही लोग मुझसे कहते हैं देव भाई नमस्कार। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपने काम में कुछ अच्छा बनना है तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए, किसी की बात सुनिए मत फालतू की, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए। वेरी गुड। तो अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर पैशन है तो सबसे पहले तो यंगस्टर्स को ये मैसेज मिल ही गया है कि भाई अपने पैशन को जरूर फॉलो करें। और पेरेंट्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते थे, हो सकता है कि आपकी अलग ख्वाहिशें थी, लेकिन आपका बच्चा अगर कुछ और बनना चाहता है तो उसको समय दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको बनने दीजिए जो वो बनना चाहता है। आप जब उसके साथ खड़े होंगे तो उसका मोराल और बढ़ जाएगा, उसका वो इतना इंस्पायर होने वाला है, उसके काम करने के तरीके बदल जाएंगे। लेकिन अक्सर पेरेंट्स उनको वहाँ पे रोक देते हैं और अपनी ख्वाहिशें उनके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ा सा आपको भी बदलना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं मिस्टर देवराज राजपूत जी, जिन्होंने कहाँ से अपने आप को निकाला और कहाँ तक वो आ चुके हैं। और जो भी वो कर रहे थे वो सब उनके अर्निंग सोर्सेस भी बन चुके हैं। तो आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते रहेंगे और लाइवलीहुड भी आपकी क्रिएट होती रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है या इस तरह की चीज़ें सीखना चाहता है, मिस्टर देवराज को जरूर कॉन्टैक्ट करें। स्लम स्टार वेलफेयर सोसाइटी को कॉन्टैक्ट करें, उसको सपोर्ट हमारी करें। एकेडमी का नाम भी है रैपर्स डांस एकेडमी। रैपर्स डांस, और ये रैपर्स एक भीड़ का दिया हुआ हिस्सा है। मतलब मुझे लोगों ने वहाँ एक दैनिक जागरण में एक भैया रहते थे जी, तो मुझसे कहते थे, जब मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने गया था, कि रैपर्स डांस करने आ, तो उन्होंने मुझे रैपर्स नाम दिया। आज वो जब इस नाम को सुनते हैं ना, जब वो देखते हैं कि ये तो बड़ा एक फील्ड में अच्छा नाम बन गया है, तो उन्होंने एक बार मेरी कहानी बताई कि भाई ये बंदा भीड़ में, ऐसे मैं ऐसा समझता था कौन आ गया मेरे पीछे पड़ गया है, उसने मेरे नाम को ब्रांड बना दिया यार आज। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी के दिए हुए नाम को मैंने एक ब्रांड बना दिया। क्योंकि मुझसे वो बोलते थे रैपर्स ये कर, रैपर्स वो कर, तो मैंने उनके नाम से ही अकेडमी चालू कर दी, रैपर्स डांस अकेडमी। वाह। और उसी को एक ब्रांड बना दिया। कहानी पढ़ना और खुद कहानी लिख देना, यही महान लोगों की तरीके होते हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, सिर्फ दूसरों की कहानी पढ़नी है या अपनी भी कहानी लोगों तक पहुंचानी है। तो अपनी कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि आपके अंदर भी वो बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो इंस्पिरेशन है या आपके अंदर वो स्किल्स हैं जिनको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।